अच्छा, हम लोग के भौतिक विज्ञान वाले भाग में गति वाला पाठ हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने अभी एक वीडियो यही पूरा पढ़ा के बनाया और गजब ये हो गया कि माइक ठीक से काम नहीं किया, उधर कैमरे में लीड ठीक से नहीं लगी और पूरी कोई आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, तो इसलिए अब इसको फिर से बना रहे हैं। तो देखिए, कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान वाले सेक्शन में गति वाला पाठ पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम थोड़ा इसको आप लोग सबसे अंत में ध्यान देंगे, इस पर अभी ध्यान नहीं देंगे। और सबसे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था गति की अवधारणा क्या है, गति किस प्रकार की होती है, गति की सापेक्षिता क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इसको हम निर्देश तंत्र कहते हैं। फिर दूसरे वीडियो में हमने गति की अवस्थाएं, गति के प्रकार, एक समान गति, असमान गति, सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ पढ़ ली। अब इस वाले में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो आप देखते हैं। इसमें हम गति से संबंधित कुछ मूलभूत राशियाँ क्या हैं उनके बारे में समझेंगे, जिसके आधार पर हम गति का आगे का जो नियम वगैरह है और जो चीज़ें हैं उसको पढ़ना है। इसमें सबसे पहला है आपका दूरी। दूरी बड़ी गजब की चीज़ होती है। ध्यान दीजिए, दूरी जो है, मान लीजिए आपका घर है और ये आपका विद्यालय है। इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर से पढ़ा रहा हूँ। तो घर से आप जब विद्यालय की ओर जाएंगे तो घर से विद्यालय जाने की आपके पास कई साधन हैं। एक तो आप इस मार्ग से जा सकते हैं ऐसे घूमते हुए, एक आप इस मार्ग से जा सकते हैं, एक इस मार्ग से, एक इस मार्ग से, और एक आप सीधे भी जा सकते हैं। ये कई प्रकार के मार्ग हैं आपके पास। इसको आप इस तरह समझिए कि आपके घर में या एक घर में दो बच्चे हैं और दोनों में से एक तो बहुत सीधा है, वो पढ़ाई ओरिएंटेड है, उसको केवल पढ़ना लिखना ही आता है, क्योंकि दूसरा खेल कूद में ज़्यादा मस्त रहता है, दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताता है। ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, वो घर से निकलेगा तो, लेकिन सीधे घर जाने के बजाय क्या करेगा, अपने दोस्तों से मिलता हुआ, उनको इकट्ठा करता हुआ विद्यालय पहुंचेगा। या फिर इधर से घूमते हुए कई दोस्तों को लेता हुआ, किसी दिन उसका प्लान बन गया कि चलो पीछे बगीचे में आम तोड़ लेते हैं, आम तोड़ के जेब भरते हुए खाते पीते विद्यालय पहुँचेंगे। किसी दिन उसका प्लान बन गया इस वाले खेत से ईख तोड़ने हैं, गन्ना तोड़ना है। कभी उसका प्लान बन गया इस वाले खेत से मटर तोड़ते हुए चल रहा है। इस प्रकार की शरारत उसको सूझती रहती है, पर वो कभी सीधा नहीं आता। और एक दूसरा बच्चा है जो पढ़ाई ओरिएंटेड है, उस समय से घर से निकलता है, उस समय से विद्यालय पहुंच जाता है। वो सीधे बिंदु ए से निकला और बिंदु बी तक सीधे विद्यालय पे पहुंच गया। बिंदु ए हमारा घर है, बिंदु बी हमारा विद्यालय। अब इस केस में होता क्या है कि दोनों ने गति तय की, दोनों ने गति की, दोनों गतिशील हैं और दोनों द्वारा कुछ पथ की लंबाई तय की। तो दूरी है क्या, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। मतलब यहाँ से जिस भी मार्ग का उसने अनुसरण किया, किसी मार्ग का कैसे भी, उन सभी मार्गों में उसने पथ की जो भी लंबाई तय की है, उसी पथ की लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं। इसमें हमने दूरी की परिभाषा लिखी है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में, क्योंकि समय शाश्वत है, समय बिना बीते कोई घटना हो नहीं सकती, इसलिए समय को यहाँ पर दर्शाया गया है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। समझ गए। अब ये दूरी है यह एक अदिश राशि है। अदिश क्यों है, क्योंकि जो दुष्ट वाला बच्चा है उसकी दिशा निश्चित नहीं है, वो कहीं से भी इधर से इधर से इधर से उसका फिक्स नहीं है कि कहाँ से जाएगा वो, है ना, कब किस रास्ते से चला जाए। लेकिन अच्छी वाली की दिशा फिक्स है। तो जिसकी दिशा फिक्स नहीं है उसकी दूरी कुछ भी हो सकती है, वो कुछ भी यात्रा करके जाकर पहुँचेगा, घर से विद्यालय पहुँचेगा, कम चल के, ज़्यादा चल के, कैसे भी करके, दुष्टता करते हुए वो घर से विद्यालय पहुँचेगा। ऐसे बच्चे जो तय करते हैं दूरी, जो पथ की लंबाई तय करते हैं, उसे हम दूरी कहते हैं। ये अदिश इसलिए है क्योंकि इसकी दिशा तो फिक्स है नहीं, कभी किस रास्ते से जाएगा, इसलिए यह अदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर होता है। क्यों मीटर है इसका मात्रक, क्योंकि दूरी क्या है, एक प्रकार की लंबाई है, पथ की लंबाई। पथ की लंबाई से क्या मतलब है कि जो भी हमारा पिंड है वो कुछ ना कुछ लंबाई तय करेगा, कुछ ना कुछ मार्ग तय करेगा, उस मार्ग की पूरी लंबाई। जैसे यहाँ से चला तो पूरी लंबाई ऐसे 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 करके, ये पूरी लंबाई, ये पूरी लंबाई, ऐसे वाली लंबाई, या सीधे आता है तो वही लंबाई। ये सारी लंबाई हमारी क्या है, दूरी। अदिश है और लंबाई का मात्रक सामान्य रूप से जो स्टैंडर्ड यूनिट है, इसकी जो मानक मात्रक है उसको मीटर में हम मापते हैं, इसलिए इसका मानक मात्रक के रूप में हम मीटर इस्तेमाल करते हैं। फिर आते हैं विस्थापन की ओर। विस्थापन क्या है, विस्थापन जो जिसको डिस्प्लेसमेंट अंग्रेजी में कहते हैं, ये किसी गतिशील पिंड द्वारा किसी समय में, समय तो लगेगा ही और गतिशील होगा तभी हमारी गति होगी, किसी दो बिंदुओं के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी है
न्यूनतम जो पथ की लंबाई है उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम विस्थापन कहेंगे। अब न्यूनतम क्यों कहा गया, ये वही बच्चा है जो सीधे सीधे ए से घर से चलता है बी विद्यालय पहुंच जाता है और उसकी दिशा निश्चित है, वो पढ़ाई ओरिएंटेड है, पढ़ाई के अलावा कुछ सोचता नहीं है, ऐसे बच्चे की यह दिशा है, उसके द्वारा तय की गई पथ की लंबाई हमारी क्या है, विस्थापन। ध्यान रखिए, इसको हम कह सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम, अगर न्यूनतम होगी तो सीधी ही होगी, क्योंकि न्यूनतम दूरी सीधी ही होती है, कम से कम चलने वाला है कि नहीं। तो सबसे न्यूनतम दूरी समझिए क्या है, वो विस्थापन की है। समझ गए, अच्छे बच्चे वाली चली गई दूरी, अच्छे बच्चे द्वारा तय की गई पथ की लंबाई जो सबसे न्यूनतम है वो क्या है, हमारा विस्थापन है। अब देखिए, अच्छे बच्चे की दिशा भी फिक्स है कि उसको घर चलना है विद्यालय आना है, विद्यालय चलना है घर आना है, तो इसकी दिशा निश्चित है। इसी निश्चित दिशा के कारण से इसका क्या कहेंगे, यह विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि कहते हैं। इसीलिए विस्थापन क्या होती है, एक सदिश राशि है। या मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इसको विस्थापन से मत जोड़ लीजिएगा। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, क्योंकि फिक्स डायरेक्शन इसकी होती है कि सीधे ही जाना है, तो इसलिए एक सदिश राशि है। दूसरा, इसका भी मात्रक, क्योंकि ये भी पथ की लंबाई है, ये भी पथ की लंबाई है, और लंबाई है तो लंबाई का मात्रक क्या मानते हैं हम, मीटर, इसलिए इसका मात्रक भी मीटर होता है। अब इसका एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल हम देते हैं। सामान्य रूप से एग्जाम्पल बहुत परीक्षाओं में आता है, कक्षा 9 की परीक्षा में एग्जाम्पल बहुत आता है, इस पर ध्यान दें। मान लेते हैं कोई एक ये धरातल है, इस धरातल पर कोई एक पिंड रखा हुआ है, मान लेते हैं गेंद है, जिसको हम कुछ बल लगाकर ऊपर की ओर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे ऊपर जंप कराते हैं, एकदम ऊपर की ओर जंप कराते हैं। ऊपर एकदम 90 से कोण पर जब ऊपर गया, 10 मीटर की दूरी इसने तय की ऊपर जाते समय, और फिर वापस लौट करके इसी बिंदु पर आए। अगर हम ध्यान दें तो फेंका हमने कहाँ से, इसी बिंदु से, इसीलिए इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, प्रारंभिक बिंदु। और लौट कर कहाँ आया ये बिंदु, वापस पिंड इसी बिंदु पर आया, इसीलिए इसी बिंदु को हम अंतिम बिंदु भी कहेंगे। तो प्रारंभिक किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी है ना ये विस्थापन। तो विस्थापन के केस में अगर लें तो प्रारंभिक बिंदु यानी पहला बिंदु, अंतिम बिंदु भी यही है, प्रारंभिक बिंदु भी यही है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका सीधा सा मतलब होता है कि दोनों बिंदु जो ए था और जो बी था, वो दोनों के दोनों क्या है, एक ही बिंदु पर आ गए। ए और बी दोनों क्या हो गए, एक ही बिंदु आ गए। घर और विद्यालय एक ही जगह हो गया। ऐसा मान लेते हैं कि कोई विद्यालय के अंदर ही रहता है, तो घर से विद्यालय चला, विद्यालय से घर आया, तो घर में ही तो विद्यालय है उसके, है ना, या विद्यालय में ही तो उसका घर है। ऐसे केस में क्या हुआ, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु उसका वही हो गया, तो उसके द्वारा कुल हुआ विस्थापन क्या हो जाएगा, सूर्य की उसी बिंदु से उसी बिंदु की कोई दूरी होती नहीं, बिंदु का कोई क्षेत्रफल नहीं होता, बिंदु की कोई लंबाई नहीं होती, कोई चौड़ाई नहीं होती, तो इसलिए उसी बिंदु से उसी बिंदु की दूरी क्या हो गई, शून्य, अर्थात विस्थापन ऊपर क्या हो जाएगा, शून्य। लेकिन दूरी के मामले में मामला ऐसा नहीं है। 10 मीटर ये चला, कुल पथ की लंबाई जितना उसने तय किया वो सबका सब लिया जाएगा। तो 10 मीटर ये गया, 10 मीटर ये आया, 10 जाने में 10 आने में कुल मिलाकर 20 मीटर की दूरी तय की, इसलिए इसके साथ तय की गई दूरी 20। अब हम आते हैं यहाँ पर, पढ़ा चुके हैं इसको, फिर देखिए कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ये एक सूत्र है जो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें बल आप जानते हैं, लगाया गया बल, विस्थापन अभी हमने आपको पढ़ाया ही। अगर हम आपसे कहें कि आप घर से विद्यालय गए और विद्यालय से पुनः घर को लौट आए, तो आपके तो घर से ही चले, घर पे ही लौट आए, विस्थापन कितना हुआ, 0 मीटर। इसका मतलब आपके द्वारा किया गया कार्य बल गुणे 0 बराबर किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पे 0 जूल उत्तर आया। अब ऐसा करने से क्या हुआ, आपके द्वारा किया गया कार्य कितना है, 0 जूल। अब इसका क्या मतलब हुआ, आप घर पहुंचते हैं ना, क्या कहते हैं, अरे आज तो मम्मी बहुत थक गए, आज तो बहुत काम किया, आज तो बहुत खेले कूदे, आज तो बहुत दौड़े, आज तो बहुत हमने बहुत थक गए हैं, आज हमने बहुत कार्य किया है। तो आपने कार्य लेकिन कितना किया है, 0 जूल। अगर आपकी माताओं को, आपके घर वालों को ये सिद्धांत सिखा दिया जाए तो क्या कहेंगे, बेटा आपने कार्य तो कुछ किया नहीं, किस बात का थक गए, है कि नहीं। तो ये फिलहाल एक मजाक की बात है, लेकिन इस तरह से हम विस्थापन को सीख सकते हैं। ये पूरा आपका एग्जाम्पल है। अब दूरी और विस्थापन के बीच में कुछ नियम है। कैसे, इनके बीच कुछ अंतर है और कुछ समानताएं हैं, तो इनके बीच में हम इनकी तुलना करेंगे। इसकी दूरी और विस्थापन की तुलना करेंगे, दूरी और विस्थापन की। पहली कंडीशन इसमें क्या है, दूरी सदैव
जो दूरी है वह हमेशा बड़ी होगी विस्थापन से, या भी है दूरी बराबर होगी विस्थापन की। ध्यान रहे, दूरी या तो विस्थापन से बड़ी होगी और या बराबर होगी, छोटी नहीं होगी। दूरी छोटी, क्योंकि देखिए दूरी हमेशा बड़ी ही दिखाई पड़ रही है। बहुत छोटी दूरी होगी तो किसके बराबर होगी? विस्थापन के बराबर हो जाएगी, है कि नहीं? लेकिन दूरी कभी विस्थापन से छोटी नहीं होगी, बड़ी ही होगी। इन दोनों को मिला के ऐसे दे सकते हैं, क्या? बड़ी या बराबर, दोनों चिन्ह एक साथ। हम जब इसको और इसको मिलाते हैं तो इसकी नीचे की लाइन हटा दीजिए, तो ये नया बन जाता है बड़ा या बराबर का चिन्ह। दूरी बड़ी होती है या बराबर होती है विस्थापन के, किंतु छोटी नहीं होती। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है इसका, दूसरा नोट, दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। क्यों? क्योंकि यह अदिश राशि है, इसमें दिशा का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जो विस्थापन है वह धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। दूरी भी शून्य हो सकती है, लेकिन विस्थापन शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक हो सकता है, पर दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती। विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है। कैसे? देखिए, अगर हम इस रेखा की बात करें, इस रेखा पे ये हमारा मूल बिंदु है, यहाँ से हमने चलना शुरू किया। यदि हम दाहिने जाएंगे तो मान लेते हैं धनात्मक है। यहाँ से 2 मीटर चले, हम यहाँ आए बिंदु ए पर और वापस 4 मीटर पीछे की ओर लौट गए, -2 मीटर पे यहाँ आ गए। अब देखिए 2 मीटर ये, 2 मीटर ये, दोनों के बीच की दूरी 4 मीटर हुई, लेकिन ये माइनस में आ गई। 0, ये 1 और ये 2, और ये -1 और ये -2। यहाँ से 4 मीटर अगर बाईं ओर चले तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर यहाँ आया। लेकिन विस्थापन की केस में क्या हो जाएगा? ये माइनस में लिखा जाएगा, क्योंकि एक दिशा हमने प्लस की मान ली है इधर, तो दूसरी वाली दिशा उसी की जो अपोजिट होगी विस्थापन के केस में वो ऋणात्मक ली जाएगी, क्योंकि विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। तो बीच का अंतर 4 मीटर होगा, वो सब कुछ सही है। देखिए 2 माइनस -2 करेंगे तो क्या उत्तर आएगा? 2 माइनस -2, माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 4, अंतर तब भी 4 मीटर का है, दूरी 4 मीटर तब भी होगी। लेकिन यहाँ विस्थापन ऋणात्मक हो गया, विस्थापन माना जाएगा कितना? -2 मीटर, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु क्या है हमारा? मान लीजिए ओस चला, ओस चलते हुए 2 मीटर दाहिने गया और 4 मीटर बाएं एक ही सापेक्ष आया, तो प्रारंभिक बिंदु क्या है? ओ है। ओ से बाईं तरफ चलने पर ऋणात्मक है, तो ओ से बिंदु बी की दूरी जो कि -2 मीटर पर है, वो -2 मीटर ही मानी जाएगी। एम फॉर यहाँ पर मीटर है, ठीक है ना? एम का मतलब क्या है? मीटर। प्लस और माइनस तो आप जानते ही होंगे, है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन दूरी सदैव धनात्मक होती है, वह ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ये आपने 2 तुलनाएं आपने कर ली, दूरी और विस्थापन में। मात्र दोनों का सदैव एक ही होता है, ठीक है? और एक अंतर आप जानते ही हैं, तीसरे अंतर की बात कर ले तो सदिश और अदिश का अंतर है। क्या अंतर है? दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है, ठीक है? इस प्रकार के 3 तुलनाएं या 3 अंतर आपने जान लिए दूरी और विस्थापन के बीच में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कुछ पूछना हो तो लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही।